अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के 50 राज्यों में 44 के नतीजे आने के बाद भी यह साफ नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप बनेंगे या बाइडेन। अभी तक की गिनती में बाइडेन काफी आगे और ट्रंप पीछे दिख रहे हैं, लेकिन 6 राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि जो बाइडेन ने 253 इलेक्टोरल वोट जीते। लेकिन बचे हुए 6 राज्यों में 4 राज्य ऐसे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त की खबर है। इन 4 राज्यों के कुल 54 इलेक्टोरल वोट हैं। ट्रंप की जीत और बढ़त के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो 268 इलेक्टोरल वोट होते हैं, जबकि जादुई आंकड़ा है 270। और बचे हुए 2 राज्य जहां गिनती जारी है और बढ़त बाइडेन के पास है, वहां 17 इलेक्टोरल वोट हैं। इस 17 की बढ़त को अगर बाइडेन के जीते हुए इलेक्टोरल वोट में जोड़ दें तो बाइडेन के खाते में कुल 270 इलेक्टोरल वोट हो जाते हैं। यानी जहां गिनती जारी है वहां अगर बढ़त ही नतीजों में बदली तो बेहद कांटे की टक्कर में बाइडेन बाजी मार सकते हैं। हालांकि नतीजों पर सस्पेंस होने की एक और वजह यह है कि ट्रंप के वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 3 राज्यों में मुकदमे दायर कर दिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में प्रहलाद को बचाने की मुहिम पिछले 48 घंटों से जारी है। बोरवेल में फंसा 5 साल का मासूम प्रहलाद 48 घंटे से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीम लगातार बच्चे पर नजर रखे हुए हैं। 5 साल का मासूम 60 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। सीसीटीवी की मदद से बच्चे को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसकी कुछ तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आई। प्रदर्शन के लिए एक चौराहे पर इकट्ठा हुए इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले से तैनात पुलिस वालों ने रोक दिया और जबरन वहां खड़े एक ट्रक में बिठा दिया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शन में शामिल महिलाएं नाराज हो गईं और हंगामा करते हुए दिखाई दी, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं चलने दी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहीं भी महिलाएं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता को तो पुलिस वाले उठाकर ले जाते दिखे। वो चिल्ला चिल्लाकर उनके चंगुल से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई पुलिस वालों के सामने उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ तमाम कार्यकर्ता यहां पर जमा हुए हैं। इस प्रदर्शन में काफी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई और सरकार से बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की अपील की। मुंबई के साकीनाका में पानी की सप्लाई करने वाली एक पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन में पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि उससे पानी फव्वारे की तरह बहने लगा। इस इलाके में सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था और ऐसे में खुदाई के दौरान ये पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद वहां पानी बहने लगा। जानकारी मिलते ही जल विभाग और नगर पालिका के अधिकारी वहां पहुंचे और रिसाव रोकने की कोशिश शुरू की गई। पाकिस्तान की फौज अब इतने निचले स्तर पर उतर आई है कि घूसखोरी करके अपनी ही जनता को खून के आंसू रुला रही है। इस बात का सबूत खुद वहां के लोगों ने पेश किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना के जवान अपनी जेब भरने के लिए गरीब मजदूरों तक से घूस लेते हैं। इतना ही नहीं, जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने एक शख्स पर गोलियां तक चला दी, जिस पर वहां के लोगों का खून खौल उठा और उन्होंने सेना की गुंडागर्दी को बेनकाब करने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में गाड़ी के अंदर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने एक जवान नजर आया। लोगों ने आरोप लगाया कि इस जवान ने उनके एक साथी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस गरीब का गुनाह बस इतना था कि वो सेना को वसूली के पैसे नहीं दे पाया। इन्होंने पैसों की डिमांड की है तो पैसे उसने नहीं दिए, उस बेचारे को सीधे इस बंदे ने फायर मारे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने दावा किया कि अपनी इस चोरी को छिपाने के लिए सेना के जवान अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट तक ढक देते थे। ये आर्मी की गाड़ी है। पहले इन्होंने ये जो नंबर लगे हुए हैं इनके ऊपर इन्होंने चिट्टें लगाई हुई थी। हाल तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया भी सेना की इस ज्यादती के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी मीडिया सेना से खौफ खाए बैठा है। मीडिया वाले कहते हैं कि हम जो है ना इनके खिलाफ नहीं जा सकते, तो अब अवाम ही हमारी सपोर्ट। ऐसे में जब आग बबूला लोगों के तेवर नरम नहीं पड़े तो सेना का एक बड़ा अफसर वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने पुलिस पर मामला दर्ज न करने का दबाव भी बनाया। चोरी करते ने बेचारे 500-700 कमाने वास्ते आउंदे ने ते ए दकदे ने, जग्गा लेंदे ने, लाख 1.5 लाख दिहाड़ी दिओ। बताया गया कि जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की इमरान सरकार
के गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी आईएसआई से जुड़े संस्थान को देने के बाद भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और एक तरफा फैसला बताते हुए वापस लेने की मांग की। भारत अब इस मामले को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के सामने उठाएगा। वहीं घटना सामने आने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी की। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान को इस मामले में चिट्ठी लिखने की बात कही। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखे बैन करने के मसले पर एनजीटी ने सख्त रुख अपना लिया। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एनजीटी ने पटाखे बैन करने के लिए सभी राज्यों से कल तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पटाखे बनाने वाली कंपनियों की एसोसिएशन ने भी दलील दी और बताया कि पटाखे बैन करने से इस कारोबार से जुड़े 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन एनजीटी ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, मौत का नहीं। इसलिए एनजीटी ने राज्यों से 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने पर राय मांगी। हालांकि ओडिशा और राजस्थान के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगा दी। कोविड के बढ़ते मामले और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एनजीटी हरकत में आ गई है। एनजीटी ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर शुक्रवार शाम 4 बजे तक जवाब दायर करने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोपहर में मतुआ समुदाय के लोगों के साथ अमित शाह खाना खाएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के घर खाना खाया था। यही नहीं, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में ममता सरकार का जाना तय है। मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। अमित शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आलू और प्याज के बढ़े दामों को कौन देखेगा। ममता ने दावा किया कि वो इस मामले में पीएम को चिट्ठी लिखकर आलू प्याज का कंट्रोल राज्यों को देने या फिर उनके दाम कम करने की मांग करेंगी। ममता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कई लोग महामारी कानून को नहीं मान रहे हैं और बिना परमिशन के रैली कर रहे हैं। ममता ने केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों की रेड से कोविड फैलाने का भी आरोप लगाया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के आरोप में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भोपाल में प्रशासन ने उनके कॉलेज के एक हिस्से को जमींदोज कर दिया, जिसे अवैध बताया जा रहा था। आरिफ मसूद ने कुछ रोज पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के उनके देश में हुए आतंकी घटनाओं को इस्लामी आतंकवाद से जोड़ने के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद एक दिन पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब भोपाल नगर निगम के अमले ने बड़े तालाब के डूब क्षेत्र में मौजूद कांग्रेस विधायक के अवैध कब्जे को कुछ मशीनों की मदद से धराशायी कर दिया, जिसके बाद वहां धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। भोपाल नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ऐसा करके उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उस पे हाईकोर्ट का स्टे था। ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। इस कार्रवाई के विरोध में आरिफ मसूद के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आई, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के आरोप में आरिफ मसूद को फिर गिरफ्तार किया जाएगा। पहले मामले जो है उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, इस मामले में पुनः होगी। कार्रवाई के दौरान वहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। कई जगहों पर पुलिस वालों को तैनात करके इमारत के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कॉलेज को न तोड़े जाने की मांग की और वहीं धरने पर बैठ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए।
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की निंदा करते हुए इस कार्रवाई को गलत ठहराया। शासन के द्वारा चोरों की तरह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि शिवराज सरकार ने आरिफ मसूद के खिलाफ हुई कार्रवाई को सही ठहराया। इसमें कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को पूरा किया गया। चीन की गीदड़ भभकियों का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बुल स्ट्राइक नाम के इस सैन्य अभ्यास में नेवी के साथ वायुसेना और थल सेना ने भी हिस्सा लिया, जिसमें दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने की काबिलियत जांची गई। सामने आई तस्वीरों में एक जंगी जहाज के अंदर से खास तरह के टैंक निकलते दिखे। ये टैंक जमीन पर चलने के साथ पानी में भी तैर सकते हैं, जिनके जरिए दुश्मन पर समुद्र के रास्ते हमले का अभ्यास किया गया। ड्रिल में नौसेना के मार्कोस कमांडो के अलावा सेना के पैरा कमांडो भी शामिल हुए, जो काफी ऊंचाई पर उड़ रहे सुपर हर्क्यूलिस विमान से छलांग लगाते नजर आए। जल्दी ही ये जवान अपने पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में उतर गए और हमले के लिए तैयार हो गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी जवानों को वहां उतारने का अभ्यास किया गया। दिल्ली का प्रदूषण इस साल में पहली बार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरी दिल्ली का औसत स्तर भी 400 के पार पहुंच गया, जिसे प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है। कई अहम जगहों पर हवा से प्रदूषण के कण कम करने की कोशिश भी होती दिखी। जहाँ पर ये स्तर काफी ज्यादा होता है, वहाँ पर इस तरीके से स्मॉग गन लगाई गई है। स्मॉग गन के जरिए प्रदूषण के कणों को हवा से हटाने की कोशिश की गई। कई जगहों पर पानी के छिड़काव के साथ टैंकर काम पर लगाए गए। हालांकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में सरकारी एजेंसियां इसी तरह से पानी का छिड़काव कर रही हैं, लेकिन उसका कोई असर प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों में नहीं दिखा। वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इस प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मास्क और उसके साथ ही आंखों में चश्मे की जरूरत है। सुबह के वक्त दिल्ली में विजिबिलिटी तो एक दिन पहले के मुकाबले बेहतर रही, लेकिन हवा पहले से कहीं ज्यादा जहरीली हो गई। आंखों में जलन होती है और धुंधला दिखाई देता है। आना बंदी करना पड़ेगा और थोड़े टाइम में अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जो रोज सुबह खुली हवा में सैर के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण को मापने के लिए जितने भी मीटर लगाए गए हैं उन सभी में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना रहा। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 9 बजे AQI का स्तर 473 रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के बॉर्डर से लगने वाले दिल्ली के नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के करीब रहा। कुछ ऐसे ही हाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी रहा, जहां AQI 490 रिकॉर्ड किया गया। द्वारका में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना रहा, AQI 476 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 484 रिकॉर्ड किया और पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में AQI का स्तर सुबह 9 बजे 468 रहा। जबकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने के आसार नहीं है, क्योंकि न तो दिल्ली में जल्द बारिश के आसार हैं और न ही हवाओं की रफ्तार बढ़ने के। मौसम विभाग का कहना है कि एयर क्वालिटी तभी बेहतर हो सकती है जब तेज हवाएं दिल्ली में चले। मौसम विभाग के लिए भी दिल्ली का ये मौसम अब हर साल होने वाली आम घटना जैसा ही है। यही पीरियड होता है जब विंड कम रहता है, टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग और जो है ना पराली वगैरह चलाया जाता है। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को कसूरवार बताया। दुख की बात यह है कि कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। दिल्ली के करीब गुरुग्राम का भी हाल बेहद खराब रहा। सूरज निकलने के कई घंटों बाद भी सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जली दिखी। स्मॉग की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक और अहम फैसला लिया, जिसकी जानकारी खुद CM केजरीवाल ने ट्वीट करके दी और बताया कि राजधानी में 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इस बार दिवाली पर पटाखे बेचना और खरीदना दोनों ही गैर कानूनी होगा। यानी तय है कि इस बार दिल्ली में दिवाली आतिशबाजी के बिना ही होगी। ये फैसला कोरोना संकट के बीच प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर हुई बैठक में लिया गया। CM केजरीवाल के मुताबिक कोरोना संकट के बीच प्रदूषण का बढ़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं के अलावा ऑक्सीजन और ICU बेड भी बढ़ाए जाएंगे। बिहार के आखिरी चरण के प्रचार के दौरान CM नीतीश के इस चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताने पर सियासत शुरू हो गई है। नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि CM नीतीश थक चुके हैं और उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। वहीं नीतीश के बयान को विपक्ष की तरफ से मुद्दा बनाए जाने के बाद JDU नेता वशिष्ठ नारायण ने सफाई दी और दावा किया कि नीतीश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने आखिरी चरण के चुनाव प्रचार को लेकर अंतिम चुनाव कहा था। JDU के मुताबिक नीतीश जैसे नेता कभी रिटायर नहीं होते। नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला।
आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। देखिए, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, पूरा वक्तव्य लोगों ने नहीं सुना है। अपने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे करें। फिर उन्होंने कहा वो कैंडिडेट के लिए जो कहा वहाँ पर अंतिम भाषण, जो कि माने इस चुनाव में उनका अंतिम भाषण था, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात कहा। जिस अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद से अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर सुलग रहा है। पुलिस ने उस गोलीकांड का वीडियो जारी कर दिया। 26 अक्टूबर को पुलिस की गोलियों से 27 साल के इस युवक की मौत हो गई थी और सामने आए वीडियो को देखकर पता चला कि घटना के दिन 2 पुलिस वाले अफ्रीकी मूल के उस अमेरिकी नागरिक के घर के बाहर थे। तभी वो युवक अपने हाथ में चाकू लेकर बाहर आता नजर आया। उसके हाथ में चाकू देखते ही पुलिस वाले चौकन्ने हो गए। खुद पर हमले की आशंका में वो चिल्लाकर उस शख्स को चाकू फेंकने को कहने लगे, लेकिन उस लड़के ने चाकू नहीं छोड़ा और दूसरे पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच उस लड़के की मां उसे समझाने के लिए उसके पास आई, लेकिन वो अपनी ही धुन में पुलिस वालों की तरफ बढ़ता रहा। जब वो नहीं रुका तो पुलिस ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। अपने बेटे को जमीन पर निढाल पड़ा देख उस युवक की मां पुलिस वालों पर टूट पड़ी। मरने वाले शख्स के परिवार ने दावा किया कि उनका बेटा मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और उन्होंने 26 अक्टूबर को एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी नंबर 911 पर फोन किया था, लेकिन पुलिस वहां पहुंची और जब मामला नहीं संभला तो उसने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जालंधर में पुलिस ने पटाखों के अवैध ठिकाने पर छापा मारा। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने पटाखों के एक अवैध गोदाम पर छापेमारी की। ये गोदाम वहां रिहायशी इलाके के बीच में बनाया गया था और उसके अंदर भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे। पुलिस ने जानकारी दी कि बिना लाइसेंस के पटाखों को रखने के आरोप में उसने गोदाम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। व्हाट्सएप के जरिए भुगतान को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिलने के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोग आसानी से इस ऐप के जरिए पैसों का लेन देन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर से एक महिला के गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला बेहोशी की हालत में मिली थी और होश में आने पर उसने 3 आरोपियों के नाम बताए। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी ने साधु संतों के साथ धरना दिया। पार्टी नेताओं ने यह धरना महाराष्ट्र के लोगों की कुलदेवी मानी जाने वाली तुलजा भवानी के मंदिर के परिसर में दिया। ये मंदिर उस्मानाबाद जिले में है और बीजेपी नेता और साधु संत वहां पूजा करने पहुंचे, लेकिन जब उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया तो वो धरने पर बैठ गए। धरने से पहले इन लोगों ने मंदिर के बाहर ही पूजा की और फिर मंदिर परिसर में ही प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने साफ कर दिया कि उनका प्रदर्शन मंदिर का दरवाजा खुलने तक जारी रहेगा। वैसे तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन किया, लेकिन जब उद्धव सरकार नहीं मानी तो उसके नेताओं ने साधु संतों के साथ मिलकर उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर में भी आंदोलन शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की कुल देवी तुलजा भवानी के मंदिर के परिसर में आंदोलन कर रहे हैं। अगर तमाम सारे साधु संतों के साथ बीजेपी के लोग पहुंचे हैं। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सिनेमा हॉल और होटल समेत कई जगहों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन इन जगहों में मंदिर शामिल नहीं है। बीजेपी और साधु संत इसी बात से भड़क गए। सिनेमा घरों से कोरोना नहीं फैलता, स्विमिंग पूल से, बार, होटल से नहीं फैलता, सिर्फ मंदिर में से ही कोरोना फैलता है। इस बीच राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने संकेत दिए कि दिवाली के बाद मंदिर खोले जा सकते हैं। हम लोग दिवाली के बाद मंदिर शुरू करने के पर विचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने के मुद्दे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच चिट्ठी के जरिए हुई इस जंग के बाद भी उद्धव ने कोरोना की वजह से मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी थी। चारा घोटाले मामले में जेल में बंद लालू यादव की जमानत अर्जी पर आज झारखंड के हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि आधी सजा काटने के आधार पर लालू यादव को जमानत की सुविधा मिल सकती है।
हालांकि सीबीआई जमानत का विरोध कर सकती है। चीन ने भारत को गीदड़ भभकी देने और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक और अभ्यास का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में चीनी सैनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और टैंकों को कम समय में सीमा तक पहुंचाने का अभ्यास करते दिखाई दिए। और इस वीडियो में यह भी दिखाया गया कि चीनी सेना कैसे पहाड़ों की ऊंचाई पर भी कम वक्त में अपने घातक हथियार और टैंक पहुंचा सकती है। इसके लिए सेना के बड़े बड़े ट्रक और टैंक बिना देरी किए सड़क और पानी के रास्ते रेलवे स्टेशनों पर पहुंचाए गए, जहां उन्हें सामान ढोने वाली ट्रेनों पर चढ़ाया गया और फिर वहां से रवाना कर दिया गया। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ट्रेनों के रास्ते चीन की सेना बहुत ही कम समय में सीमा पर अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कार सवार ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को काफी दूर तक बोनेट पर घसीटता रहा। बताया गया कि मास्क न पहनने की वजह से अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रुकने के बजाय उसने पुलिस वाले को अपनी कार के बोनेट पर घसीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वो काफी तेज रफ्तार से कार चलाता रहा। पुलिस वाले को मुसीबत में देख सड़क पर मौजूद 2 स्कूटर सवार कार का पीछा करने लगे। काफी देर बाद आखिरकार एक स्कूटर सवार कार के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। जल्दी ही दूसरा स्कूटर सवार भी उसके पास पहुंच गया। दोनों तरफ से घिरने के बावजूद उस आदमी ने कार नहीं रोकी। हालांकि बाद में ट्रैफिक में फंसने की वजह से उसे गाड़ी को रोकना पड़ा। इसके बाद ही पुलिस वाले को बोनेट से नीचे उतारा जा सका। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई बिल्डिंग बनेगी या नहीं, क्योंकि कई संस्थाएं इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर असर पड़ने और राजपथ के ऐतिहासिक धरोहर होने की दलील देकर इसका विरोध कर रही, जबकि सरकार का तर्क है कि मौजूदा संसद भवन छोटा होने से वहां पर काम करने में मुश्किल पेश आ रही। इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण जरूरी है, जिसमें कई सरकारी दफ्तर भी बनाए जाएंगे। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के कोर कमांडर्स के बीच आज लद्दाख के चुशूल में 8वीं बैठक होगी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये 8वीं बैठक है। पहली बैठक के अलावा अभी तक की सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है कि चीन को अपनी सेना को अप्रैल वाली स्थिति में ले जाना होगा। सर्दियों में दोनों देशों की सेनाओं के लिए ये अहम बैठक है, क्योंकि लद्दाख के मुश्किल इलाकों में सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मध्य अमेरिकी देश होंडुरस में एटा तूफान ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। वहां बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 2 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि होंडुरस पहुंचने के साथ ही ये तूफान काफी कमजोर हो गया, लेकिन उसकी वजह से वहां के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। होंडुरस के एल प्रोग्रेसो शहर से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां लोग अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखे। तूफान और बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। यही वजह रही कि लोगों ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर पानी पार करता दिखा, तो कोई अपना जरूरी सामान कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता नजर आया। कुदरत के इस कहर ने वहां के हजारों लोगों को एक झटके में सड़क पर ला दिया। SC/ST एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया कि किसी पर SC/ST एक्ट के तहत तभी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जब उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पीड़ित व्यक्ति पिछड़े तबके का है। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि केस दर्ज करने के लिए जरूरी है कि पीड़ित के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर हुआ हो और आरोपी की मंशा उसे नीचा दिखाने की हो। यूपी के भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। प्रयागराज में प्रशासन ने विजय मिश्रा के एक बंगले को गिरा दिया। इससे पहले विधायक ने कमिश्नर कोर्ट में बंगले को न गिराए जाने की अर्जी दी थी, जिसके खारिज होने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के पुंछ, शाहपुर और किरनी सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट में आग लग गई। बताया गया कि आग प्लांट में लगे एक मोटर के तेल के लीक होने से हुई, जो इतनी तेजी से फैली कि प्लांट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। हादसे की खबर मिलते ही वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। गनीमत यह रही कि आग लगते ही प्लांट में मौजूद कर्मचारी समय रहते ही बाहर आ गए, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कई घंटों की मेहनत के बाद स्टील प्लांट में लगी आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में 2 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार लव जिहाद के खिलाफ देश भर में कानून बनाने पर विचार कर सकती है। नरेंद्र तोमर के मुताबिक यूपी, मध्य प्रदेश की सरकारें अगर कानून पर विचार कर रही हैं, ऐसे में जरूरत पड़ी तो पूरे देश में सरकार कानून बना सकती है। लव जिहाद जैसे विषयों पर निश्चित रूप से कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कानून बनाना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है, यह उचित है और इस दिशा में केंद्र में भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम देशव्यापी कानून बनाने पर भी विचार करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस्लामी आतंकवाद पर दिए बयान के विरोध में अब पाकिस्तान में कई महिलाएं भी सड़क पर उतर आई। पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी थी, जिसके खिलाफ जमाते इस्लामी पार्टी की महिला कार्यकर्ता कराची की सड़कों पर उतर आईं। उनके हाथों में फ्रांस के विरोध में लिखे कई पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से फ्रांस से सभी तरह के रिश्ते खत्म करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता इमैनुअल मैक्रों की तस्वीर को अपने पैरों से रौंदती नजर आईं। 2 दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी कुछ लोग फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, जहां काफी बवाल भी हुआ था। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हो गए थे। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा ये बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है, जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां खराब हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुँचकर उसे बुझा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने नौकरी दिलाने के नाम पर 27,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि यह गिरोह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी चाहने वालों को अपना शिकार बना रहा था और इसके लिए इस गिरोह ने एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई और उसके जरिए मंत्रालय में करीब 13,000 खाली पद दिखाए। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट से करीब 15 लाख लोगों को मैसेज भी भेजे गए, जिसके बाद 27,000 लोग इस गिरोह के झांसे में आ गए और उन्होंने नौकरी पाने के लिए पैसे भी दे दिए। इसकी भनक साइबर सेल को तब लगी जब हरियाणा के हिसार में पैसों के लेन देन की जानकारी सामने आई। वहीं से पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से 49 लाख रुपए, 3 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए। सीरिया की सेना ने इदलिब में विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। बताया गया कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बमबारी की वजह से वहां के कई मकान और गाड़ियां बर्बाद हो गई। जिस इलाके में ये हमला हुआ वहां पर हर तरफ मकानों का मलबा और जली हुई गाड़ियां ही नजर आई। इस हवाई हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चीन के शंघाई में एक दफ्तर में एक ऐसा रोबोट तैनात किया गया जो बिना किसी के संपर्क में आए सामान की डिलीवरी कर सकता है। चीन में सामान डिलीवरी के लिए काफी वक्त से ऐसे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में ये काफी आगे है। इस रोबोट में एक कैमरा और कई ऐसे सेंसर फिट हैं जिनकी मदद से ये अपनी तय जगह पर बिना किसी चीज या व्यक्ति से टकराए बहुत आराम से पहुंच सकता है। इस रोबोट की बॉडी बॉक्स जैसी है और आकार में काफी बड़ा होने की वजह से ये कई पार्सल एक साथ ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। जिस व्यक्ति का सामान है, डिलीवरी से पहले उसका मोबाइल नंबर रोबोट के ऊपर लगी स्क्रीन पर डाला जाता है। उसके बाद ये पार्सल लेकर उस तक पहुंच जाता है और ग्राहक अपने मोबाइल नंबर के जरिए वो पार्सल रोबोट से ले लेता है। इतना ही नहीं, मंजिल पर पहुंचने के साथ ही ये ग्राहक को एक मैसेज के जरिए अपने आने की जानकारी भी देता है। दिल्ली सरकार ने दिवाली के दौरान पटाखों पर रोक लगाई। दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने इस साल दिवाली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी। कोरोना और प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया। यूपी के मथुरा की एक मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों ने मथुरा के तरौली गांव की एक मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल और उनकी पत्नी समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इन सभी लोगों पर फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करने का आरोप है। हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया।
यूपी के रामपुर में एक आदमी की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई, जिससे नाराज लोग शव लेकर कोतवाली पहुंच गए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर हंगामा शुरू कर दिया। बताया तो यह भी जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर को थाने ले जाते वक्त लोगों ने उसे पुलिस से छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वालों को सख्ती करनी पड़ी। पुलिस के रवैये से नाराज परिवार युवक का शव लेकर डीएम के आवास पर पहुंच गया। आधी रात को डीएम आवास पर भीड़ देख प्रशासन भी पहुंच गया। परिवार ने पुलिस पर डॉक्टर को पकड़ने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगाया। डॉक्टर जावेद था, उसका चाचा थाने में पैसे ले गया काली पिन्नी में। साथ ही परिवार ने खुदकुशी की धमकी भी दी, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जो पुलिस की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो भी करेंगे और इस मामले में बाकी सारी जांचें भी करेंगे। डीएम से मिले भरोसे के बाद परिवार वहां से जाने को तैयार हुआ। उनकी शिकायत के आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई। यूपी सरकार ने दीपोत्सव के मौके पर पूरे देश का ध्यान अयोध्या की तरफ खींचने की तैयारी कर ली है। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि राम मंदिर बनाने का काम शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इसके लिए अयोध्या में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। सरयू नदी के तट पर सफाई के बाद एक आदमी वहां पेंटिंग करता भी दिखाई दिया, जबकि लोगों के बैठने के लिए भव्य पंडाल भी लगाया जा रहा है। चर्चा है कि इस बार भी यहां करीब 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी जिनके पास प्रशासन की तरफ से जारी पास होगा। यह दीपोत्सव इस बार और खास है क्योंकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इस दीपोत्सव को बेहद भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना संकट के बीच कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि राज्य सरकार से बातचीत के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। हालांकि जिन शिक्षण संस्थानों को केंद्र से फंड मिलता है उन्हें खोलने का फैसला उस संस्थान के प्रमुख के हाथों में ही हो, जबकि बाकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों के हिसाब से लेंगी। जिन कॉलेजों को खोलने की इजाजत दी जाएगी वहां भी छात्रों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा और इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी होगा कि किसी भी वक्त कुल छात्रों की आधी संख्या ही एक बार में वहां मौजूद रहे। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल लाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के चेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिस सैंपल को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उसे ये ड्रोन कुछ मिनट में ही ले आता है, जिससे मरीज की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हर तरफ तारीफ हो रही है। हैदराबाद के जी बाबूजी आम दिनों की तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे कि उन्हें जाम में फंसी एम्बुलेंस नजर आई। जाम की वजह से एम्बुलेंस का आगे बढ़ना मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने एम्बुलेंस के आगे आगे दौड़ते हुए उसके लिए रास्ता बनाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने खुद 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी दौड़ते हुए पूरी की और तभी रुके जब एम्बुलेंस जाम से बाहर निकल गई। उनका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।